नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंजाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजाइम होता क्या है। एंजाइम के डेफिनेशन, एंजाइम की परिभाषा के बारे में बात करें हम। जीवों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले जो प्रोटीन होते हैं, कोई भी जीव है और उस जीव के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया है, उस रासायनिक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले जो प्रोटीन होते हैं, जो हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं, जो शरीर में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती है, जो जैविक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले यानी उन क्रियाओं के वेग को बढ़ाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन को हम एंजाइम कहते हैं। जीवों में होने वाली जो जैविक जो रासायनिक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले, उन क्रियाओं के वेग को बढ़ाने वाले जो प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन्स को ही हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ होते हैं, यानी ये जो रिएक्शन होती है, जो जीवों के अंदर अभिक्रिया होती है, चाहे पाचन संबंधी हो या अन्य कोई क्रिया हो, तो उस क्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ यूज में आते हैं, जो प्रोटीन काम में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो रिएक्शन के वेग को तो प्रभावित करेंगे, अभिक्रिया के वेग को तो प्रभावित करेंगे, लेकिन स्वयं के संगठन में, स्वयं के द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक होते हैं और एंजाइम भी उत्प्रेरक की तरह ही कार्य करते हैं। अगर हम एंजाइम के वर्गीकरण की बात करें, एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखें, एंजाइम का वर्गीकरण देखें, तो अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइम को 6 भागों में बांटा है। अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइम को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहले है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम यानी जीवों के अंदर जो ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया करने वाले एंजाइम होते हैं, जीवों के अंदर जो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया करवाने वाले एंजाइम होते हैं, उन्हें हम ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। जीवों के अंदर ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया करवाने वाले एंजाइमों को ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। ट्रांसफेरेसेस एंजाइम, दो पदार्थों में समूह का विनिमय करवाने वाले जो एंजाइम होते हैं, उन्हें ट्रांसफेरेसेस एंजाइम कहते हैं। कोई भी दो समूह है, जैसे AB और CD, इन दोनों के बीच में समूह का विनिमय हो जाए, यानी A तो चला जाए C के स्थान पे, C चला जाए B के स्थान पे या A के स्थान पे, या फिर हम बात करें B के स्थान पे आ जाए C और C के स्थान पे आ जाए B, तो AB तो कन्वर्ट हो जाएगा AD में और CD बदल जाएगा BC के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से दो समूह का अगर विनिमय हो जाता है, तो ऐसी क्रियाओं के अंदर जो एंजाइम यूज में आते हैं, उन्हें ट्रांसफेरेसेस एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो जल अपघटन की क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं। जल अपघटन की क्रियाओं के अंदर भाग लेने वाले जो एंजाइम होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहते हैं। जल अपघटन की क्रिया, जैसे ये AB है, अगर हम इसका जल अपघटन करें यानी इस AB को पानी के अंदर डाल दें और जल के द्वारा अपघटित करें, तो जल अपघटित होकर AB बन जाता है AOH और B बन जाएगा BH में। तो इस क्रिया के अंदर जो एंजाइम यूज में आएगा, उस एंजाइम को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। तो ऐसी क्रियाएं जो जल अपघटन की होती है, यानी जीवों के अंदर जो जल अपघटन की क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहते हैं। लाइसेस एंजाइम यानी किसी पदार्थ को हटाने वाले, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को हटाने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होगी, उस एंजाइम को हम कहेंगे लाइसेस एंजाइम।
है ना, किसी समूह को, जैसे ये ए बी है और इसमें से इस बी को हटाना है, केवल तोड़ना है ए बी को, तो ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। तो इस क्रिया के अंदर जो एंजाइम उपयोग में लिया जाएगा उस एंजाइम को लाइसेस एंजाइम कहते हैं। ऐसे ही 5वें नंबर पे आता है आइसोमेरेसिस। आइसोमेरिज्म से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है हिंदी में समावेवीकरण। तो समावेवीकरण की क्रियाओं के अंदर जिस एंजाइम की आवश्यकता होगी उसे आइसोमेरिज्म एंजाइम कहेंगे। और एक है लाइगेसेस एंजाइम, यानी एटीपी के साथ युग्मन, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, जिस एटीपी यानी जिस रूप में ऊर्जा संचित होती है, तो एटीपी के रूप में या एटीपी के साथ जो युग्मन करने वाला, जो जुड़ने वाला एंजाइम होता है उसे लाइगेसेस एंजाइम कहते हैं। एटीपी के साथ जुड़ने वाले एंजाइमों को लाइगेसेस एंजाइम कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइमों को 6 भागों में बांटा है। 6 के 6 नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट कि अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइम को कितने भागों में बांटा है, नाम लिखो। तो आपको 6 नाम याद रखने हैं। या छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जैसे एटीपी के साथ युग्मन करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, लाइगेसेस। जल अपघटन वाले एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलिसिस, है ना। समावेवीकरण वाले को कहते हैं आइसोमेरेस। अभिक्रिया जैविक ऑक्सीकरण अपचयन को ऑक्सीडोरेडक्टेज एंजाइम कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग के आधार पर आप एंजाइम को क्लासिफिकेशन कर सकते हो, एंजाइम का वर्गीकरण कर सकते हो, एंजाइम के बारे में बता सकते हो। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं एंजाइम के कार्य, यानी एंजाइम के कौन कौन से कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य पढ़ेंगे। एंजाइम किन किन अभिक्रियाओं के अंदर, कौन कौन सी जीवों के अंदर, कौन कौन सी शरीर में ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर एंजाइम काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में बदलने वाले एंजाइम की, यानी शरीर के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो पॉलीसेकेराइड्स को माल्टोस में बदलता है। पॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। और इन पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में बदलने वाले एंजाइम कौन से होंगे, तो सर्वप्रथम लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। लार में जो एंजाइम टाइलिन होता है ये पॉलीसेकेराइड्स को माल्टोस में बदलता है। और अग्नाशय रस में एमाइलोप्सिन होता है, वो भी पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में बदलता है। तो आपको एंजाइम याद रखना है कि पॉलीसेकेराइड को कौन सा एंजाइम होता है जो माल्टोस में बदलता है। तो याद रखना है कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में बदलता है। ऐसे ही अग्नाशय रस के अंदर भी एमाइलोप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में बदलता है। और आंत्र में माल्टेस एंजाइम होता है जो माल्टोस को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है। आंत्र के अंदर माल्टेज एंजाइम होता है जो माल्टोस को ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित कर देता है। फिर बात करें हम प्रोटीन की, क्योंकि हम भोजन करते हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है, प्रोटीन भी होती है, वसा भी होती है। तो प्रोटीन को कौन सा एंजाइम है जो पचाता है, यानी प्रोटीन को एमिनो अम्लों में तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। तो उदर जठर रस यानी आमाशय रस के अंदर, आमाशय के अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में यानी एमिनो अम्लों में तोड़ देता है। यानी प्रोटीन का पाचन करने का कार्य पेप्सिन करता है जो कि आमाशय के अंदर होता है। उदर जठर रस भी कहते हैं इसको, पेप्सिन को, और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में यानी एमिनो अम्लों के अंदर तोड़ता है। इसी प्रकार से अग्नाशय रस भी होता है, उसके अंदर भी ट्रिप्सिन पाया जाता है। अग्नाशय रस में भी ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड या एमिनो अम्लों के अंदर तोड़ता है। एक उदर जठर रस यानी आमाशय के अंदर एक लाइपेस एंजाइम भी होता है जो वसा को ग्लिसरॉल या वसीय अम्लों के अंदर तोड़ता है। वसा को ग्लिसरॉल के अंदर बदलने वाला एंजाइम होता है लाइपेस, जो कि आमाशय रस के अंदर होता है।
तो पहला याद रखना, पॉलीसेकेराइड को माल्टोस में कौन बदलेगा, फिर माल्टोस को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम बदलेगा। इसी प्रकार से प्रोटीन को पेप्टाइड या एमिनो अम्लों में बदलने वाले एंजाइम को याद रखना है, और वसा को ग्लिसरॉल में बदलने वाले एंजाइम को याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण एंजाइम है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं एंजाइम की क्रियाविधि, यानी एंजाइम किस प्रकार से जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, उसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हम एंजाइम की क्रियाविधि को पढ़ने से पहले कि एंजाइम किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, तो इसको हम देखते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ को प्रोडक्ट के अंदर बदलने के लिए, कोई भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए किसी विशेष एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा यानी अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और एंजाइम इस सक्रियण ऊर्जा के मान को ही कम कर देता है, जिससे कि अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात अभिकारक शीघ्रता से उत्पाद के अंदर बदल जाते हैं। तो एंजाइम सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाता है। एंजाइम अभिकारक से क्रिया करके एंजाइम अभिकारक संकुल बनाता है, एक जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनाता है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल होता है वो रिएक्शन करके परस्पर, यानी इनके बीच में रिएक्शन होगी, जिससे एंजाइम और मध्यवर्ती संकुल का निर्माण होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल एंजाइम मध्यवर्ती संकुल के अंदर चेंज हो जाता है। संकुल का मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स, है ना, जटिल यौगिक का निर्माण होता है। फिर ये जो एंजाइम मध्यवर्ती संकुल बना है, ये एंजाइम प्रोडक्ट संकुल के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी जो एंजाइम मध्यवर्ती मतलब EI है, ये बदल जाएगा EP में। E मतलब एंजाइम, P मतलब प्रोडक्ट। एंजाइम प्रोडक्ट संकुल के अंदर बदल जाता है, और एंजाइम प्रोडक्ट संकुल होता है, एंजाइम उत्पाद संकुल होता है, ये टूटकर एंजाइम और प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम मध्यवर्ती, एंजाइम मध्यवर्ती एंजाइम प्रोडक्ट में, और एंजाइम प्रोडक्ट एंजाइम और प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग टूट जाता है। तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं, तो ई जो हमने एंजाइम लिया था, वो अंत में ऐसा का ऐसा ही हमें प्राप्त होता है, अर्थात एंजाइम के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसी कारण से एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। एंजाइम उत्प्रेरक की तरह ही कार्य करता है, इसी कारण एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो ये एंजाइम की क्रियाविधि थी। तो सबसे पहले आपको एंजाइम किसे कहते हैं ये याद करना है, फिर एंजाइम का वर्गीकरण पढ़ना है, फिर मुख्य एंजाइम यानी कौन सी रिएक्शन के अंदर कौन सा एंजाइम काम में आता है, और फिर हमें पढ़नी है एंजाइम की क्रियाविधि कि एंजाइम किस प्रकार से कार्य करता है। इसके पश्चात हमें पढ़ने पड़ेंगे एंजाइम के गुण, यानी एंजाइम के क्या क्या गुण होते हैं। तो मोस्टली देखो 3-4 गुण हैं जो आपको याद रखना है। पहला, एंजाइम होते हैं वो गोलाकार प्रोटीन होते हैं, क्योंकि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन को हम 2 भागों में पढ़ते हैं, एक तो रेखीय प्रोटीन और एक गोलाकार प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम होते हैं ये सारे गोलाकार प्रोटीन होते हैं। जैसे अंडे में पाए जाने वाला एल्ब्यूमिन प्रोटीन गोलाकार होता है, मांसपेशियों में जो प्रोटीन होता है वो रेखीय होता है, मायोसिन, है ना। तो एंजाइम के रूप में केवल वे प्रोटीन ही कार्य करते हैं जो गोलाकार होते हैं। तो सभी एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की
प्रकृति विशिष्ट होती है, यानी किसी विशेष रिएक्शन के अंदर विशेष प्रकार का एंजाइम ही कार्य करता है। जैसे पॉलीसेकेराइड को बदलने का कार्य लार में पाए जाने वाला टाइलिन या एमाइलोप्सिन ही कर सकता है। हम माल्टेज एंजाइम के द्वारा या लाइपेज एंजाइम के द्वारा जो पॉलीसेकेराइड है उसको माल्टोस में नहीं बदल सकते हैं। तो किसी विशेष रिएक्शन के लिए, विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष प्रकार के एंजाइम की ही आवश्यकता होती है, अर्थात एंजाइम क्रिया विशिष्ट होते हैं। फिर हम बात करें एंजाइम का नेक्स्ट गुण होता है कि एंजाइम होते हैं वो एक विशेष पीएच के ऊपर अधिक सक्रिय होते हैं। अगर पीएच का मान 6 से 8 के बीच में हो, 6 से 8 तक होता है तो एंजाइम सक्रिय होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। या हम ये कहें कि जब पीएच का मान लगभग उदासीन होता है तो एंजाइम होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं और एंजाइम की कार्य दक्षता, कार्य क्षमता भी बहुत अधिक होती है। यानी एंजाइम का एक अणु होता है वो अभिकारकों के लगभग 10 लाख अणुओं को उत्प्रेरित कर देता है। एंजाइम का एक अणु होता है वो अभिकारकों के लगभग 10,000 अणुओं को उत्प्रेरित कर देता है। तो ये एंजाइम के कुछ विशेष गुण हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंजाइम कंप्लीट है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। इसके केवल और केवल 4 क्वेश्चन बनते हैं। एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, एंजाइम का कार्य और एंजाइम के गुण। तो चारों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करो। ठीक है।